हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक हम लोगों का है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एज मेल सिस्टम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो फीमेल सिस्टम है वो मेल सिस्टम का ही होमोलोगस सिस्टम होगा। होमोलोगस का मतलब जान रहे हैं? होमोलोगस का मतलब होगा कि जो ओरिजिन ऑफ ऑर्गन्स है वो सिमिलर है। एग्जैक्टली जिन टिश्यू से मेल के केस में टेस्टिस बन रहे हैं उसी से फीमेल के केस में ओवरीज का ओरिजिन है। तो दिस काइंड ऑफ ओरिजिन इज रेफर्ड एज होमोलोगस ओरिजिन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो वर्कआउट है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या है एग्जैक्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पहला फंक्शन है वो तो ये है कि वो फीमेल गैमीट को जनरेट करेगा, यानी कि ओवम को जनरेट करेगा। और दूसरा जो है कि इसका काम है उस गैमीट के साथ मेल गैमीट को रिसीव करना और फर्टिलाइजेशन कैरी करना मेल गैमीट के साथ में, एज वेल एज मतलब दिस विल प्रोवाइड अ स्पेस फॉर फर्टिलाइजेशन एज वेल एज जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी को कैरी करने के लिए स्पेस भी जो है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एग्जैक्टली जब प्रेगनेंसी पूरी हो जाती है तो फाइनल फेज में पार्चुरेशन यानी कि बर्थ जो है वो भी सपोर्ट किया जाएगा फीमेल सिस्टम के थ्रू। एक्चुअली एक सेफ जो डिलीवरी है यंग वन की वो ज़रूरी हो जाती है। देन आफ्टर बर्थ के बाद जो पोस्ट नेटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट विल बी द फीडिंग। तो जो मदर है वो जो फीड कराएगी तो फीडिंग के लिए जो ऑर्गन्स हैं वो भी एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स ही होंगे, यानी कि मैमरी ग्लैंड्स। तो एग्जैक्टली जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस विविपेरस हैं यानी कि यंग वंस को बर्थ कर रहे हैं और वो टिपिकल मैमल्स हैं। तो वहाँ पे जो मदर है वो यंग वन को, जो इन्फेंट है दैट विल बी फीड बाय द मिल्क। तो मिल्क के थ्रू जो है फीडिंग होगी। तो ये पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि गैमीट का प्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन और फीडिंग, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं। तो एग्जैक्टली जो डेवलपमेंट है उसके बारे में हम लोग पहले एक बार हार्मोन्स को लेकर के डिस्कशन कर चुके हैं। तो अभी जो नेक्स्ट आइडिया कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको जैसे हमने मेल में किया था वैसे ही यहाँ पे, तो वी कैन डिवाइड इट इनटू टू मेजर पार्ट्स, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वन पेयर ओवरीज, और जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो यहाँ पे हमारे फलोपियन ट्यूब्स हो जाएंगे जो कि वन पेयर है। देयर इज वन यूट्रस, वाइजाइनल कैनाल विच ऑल्सो एक्ट एज बर्थ कैनाल, तो यानी कि स्पर्म्स को रिसीव करने के लिए भी ये रोल प्ले करेगा, एज वेल एज बर्थ के वक्त जो फीमेल जो यंग वन है उसको बॉडी से रिलीज करना भी वेजाइनल कैनाल का काम रहेगा। ऑन दैट टाइम इट इज रेफर्ड एज बर्थ कैनाल। देन एक्सटर्नल जेनेटेलिया, तो एक्सटर्नल वेजाइनल ऑरिफिस और एज वेल एज जो यूरेथ्रल ऑरिफिस है वो एक्सटर्नल जेनेटेलिया वाले पार्ट में ये ओपन करता है। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया कौन कौन से ओपनिंग से और सराउंडिंग से मिलके बनेगा दैट वी विल डिस्कस, अभी इसको आगे बढ़ाएंगे। देन मेमरी ग्लैंड जो है वो वन पेयर है। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया को आगे डिटेल देखते हैं। यहाँ पे जो आउटर फोल्ड ऑफ एक्चुअली देर आर टू ओपनिंग्स इन एक्सटर्नल जेनेटेलिया, देर आर टू ओपनिंग्स, यूरिनरी ऑफ ऑरिफिस एंड वेजाइनल ऑरिफिस। तो यूरिनरी ऑरिफिस है और वेजाइनल ऑरिफिस है, दो ओपनिंग्स हैं। और इन ओपनिंग्स के साथ एक होमोलोगस ऑर्गन है जो कि मेल पीनिस के होमोलोगस है, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइटोरिस। एग्जैक्टली जैसे मेल जो है इरेक्टाइल ऑर्गन होगा वैसे ही क्लाइटोरिस भी इरेक्टाइल ऑर्गन होगा। यहाँ पे जो मेन फंक्शन है वो एक्साइटेशन है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट। और दूसरा जो बाकी की स्ट्रक्चर्स हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, एक तो ऑरिफिसेस हैं, यूरिनरी ऑरिफिस, वेजाइनल ऑरिफिस। तो वेजाइनल ऑरिफिस लोअर ऑरिफिस होगा और उसके ऊपर जो है वो यूरिनरी ऑरिफिस होगा, ओपनिंग होगी मतलब। देन एक क्लाइटोरिस होगा एंड जो गार्डन फ्लैशी फोल्ड्स हैं, इन सारी स्ट्रक्चर्स को यानी कि ऑरिफिसेस को गार्ड करने के लिए लेबिया मेजोरा आउटर मेजर फोल्ड है स्किन का, और उसके अंदर लेबिया माइनोरा लोअर
जो फोल्ड्स हैं, माइनर फोल्ड्स हैं। तो एग्जैक्टली ये है कि आउटर साइड ये ऑरिफिस जो है वो सराउंड होता है लेबिया मेजोरा से दोनों साइड से, और उसके अंदर होते हैं लेबिया माइनोरा, और जो अपर जंक्शन ऑफ लेबिया मेजोरा होगा वहां पे ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर या क्लाइटोरिस जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो दिस इज द एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एज वेल एज जहां पे वेजाइनल ऑरिफिस ओपन करता है वेस्टिबुलर पार्ट, एग्जैक्टली द एरिया बिटवीन सम फोल्ड्स, इट इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिबुलर पार्ट के अंदर जो वेजाइनल ऑरिफिस है उसके दोनों तरफ 2 किडनी शेप्ड ग्लैंड्स जो है वो स्किन के नीचे होती हैं, और दे ओपन थ्रू देयर सिंगल ओपनिंग, और ये कहलाती है बार्थोलिन्स ग्लैंड। एग्जैक्टली मेल के केस में हमने काउपर ग्लैंड पढ़ा था, उसी या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड उसका नाम था, तो उसी का एक होमोलोगस ग्लैंड है बार्थोलिन ग्लैंड। तो मैं यहां क्या कह रहा हूं कि द होल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज होमोलोगस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाउ इट इज होमोलोगस? एग्जैक्टली जो 1 पेयर ओवरीज हैं वो यहां पे क्या है, वो यहां पे कर रही हैं होमोलोगस टू टेस्टिस। इसके अलावा आप यहां पे देख रहे हैं कि क्लाइटोरिस है तो वो पीनिस का होमोलोगस है। ओके, बल्बोयूथ्रल ग्लैंड्स हैं, बार्थोलिन ग्लैंड के होमोलोगस हैं एग्जैक्टली। लेबिया मेजोरा जो है वो स्क्रॉटम का होमोलोगस है। तो एग्जैक्टली इस तरह कोई ना कोई स्ट्रक्चर्स जो हैं सभी होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं मेल सिस्टम के। तो मैं यहाँ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में ह्यूमन बॉडी का एक लॉन्गिट्यूडनल साइड सेक्शन है, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग जो है एक मार्क कर रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि आउटर साइड ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया, तो ये हम बाहर की तरफ देख रहे हैं कि यहाँ जो है लेबिया मेजोरा दिख रहा है, अंदर लोअर फोल्ड है लेबिया माइनोरा। इसके बाद जो है यूट्रस देख पा रहे हैं हम लोग, यूट्रस के नीचे ये वेजाइनल कैनाल है, साइड में इधर आप ये देख रहे हैं ये एक फलोपियन ट्यूब आपको साइड से दिख रहा है, और इधर जो है ये ओवरी है। जो अनदर पैसेज यहां दिखाई दे रहा है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग है, एनल कैनाल और एनस तक ये जा रहा है। तो ये टोटल डिटेल है। आगे आप एक चीज और देख रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है। यूरिनरी ब्लैडर के साथ जो एक यूरेथ्रल ऑरिफिस और ये यूरेथ्रा है नीचे। तो फीमेल और मेल यूरेथ्रा का भी एक डिटेल कई बार होता है। तो मेल जो यूरेथ्रा है वो लॉन्गर होती है, 15 to 20 सेंटीमीटर होता है, एंड इट इज रेफर्ड एज यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो हम उसको यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं मेल के केस में, एंड इन केस ऑफ फीमेल इट इज जस्ट यूरेथ्रल पैसेज, यूरिन जो है वो पास करेगा फीमेल के केस में। फीमेल में जो सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम सेपरेट होगा, बट इन केस ऑफ मेल इट इज अ जॉइंट सिस्टम। ठीक है, तो क्योंकि जो यूरेथ्रा होती है मेल की दैट कैरीज यूरिन एज वेल एज सीमन, जबकि फीमेल के केस में जो यूरेथ्रा है दैट कैरीज, वो केवल यूरिन कैरी करता है, और अनदर कैनाल इज वेजाइनल कैनाल जो मेल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंटिन्यू करेगा। तो एग्जैक्टली वो सारी डिटेल्स जो हमने अभी चार्ट में किया है, तो लॉन्गिट्यूडनल बॉडी का लेंथ वाइज सेक्शन कट करेंगे, साइड सेक्शन, तो उसमें ये सारी सिंगुलर स्ट्रक्चर्स दिखती हैं। अगर फ्रंट व्यू देखते हैं तो जो डबल स्ट्रक्चर्स हैं वो डबल दिखेंगी, जो सिंगल है वो सिंगल दिखेंगी। तो नेक्स्ट हम लोग वही स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आपने सारा जो डिटेल है यूरिनरी ब्लैडर से लेके और यूट्रस, वजाइना, फलोपियन ट्यूब, सबका साइड वाइज अरेंजमेंट देख लिया है। ओके, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कुछ एस्पेक्ट्स जो ऑलरेडी मैं पहले आपको बता भी चुका हूं और दोबारा मैं इसको थोड़ा सा डिटेल करूंगा। कुछ एक हार्मोनल आइडियाज हैं वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन से मेरा मतलब यहाँ पे हार्मोनल एस्पेक्ट्स को लेना भी होगा। तो हाउ द सिस्टम इज गोइंग टू बी डेवलप्ड और क्या क्या इसमें इनपुट्स होते हैं हार्मोनल, वो देखते हैं थोड़ा यहाँ पे। तो ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एफएसएच जो होता है वो मदर से, एस्ट्रोजन और एफएसएच मदर की बॉडी से रिसीव होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, और वहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उससे पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उसकी कंप्लीट हो रही होती है।
तो करीब जब 6 मंथ का एम्ब्रियो होगा, एट द स्टेज ऑफ 6 मंथ, जो फीमेल होती है उसके सेक्स ऑर्गन्स कंप्लीटली जो है वो एक्टिव हो गए होते हैं। एग्जैक्टली मैं कहूँ कि ओवरी के अंदर जो डेवलपमेंट ऑफ ओवम है वो उसके एम्ब्रियोनिक फेज में ही 6 मंथ के ओवरीज में हो रहा होता है। ठीक है, तो ओवा जो है वो डेवलपिंग स्टेज में यहाँ पे आ गए होते हैं और ऑलमोस्ट जो प्राइमरी ओसाइट स्टेज है वो फॉर्म हो गई होती है, जिनका नंबर जो है वो मिलियंस में होगा। तो यू कैन एस्टिमेट इन बोथ द ओवरीज एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑलमोस्ट 6 to 7 मिलियन डेवलपिंग ओवम प्रेजेंट होते हैं, जो अप टू द एज ऑफ प्यूबर्टी जो है वो लगभग इसका 1/10 ही रह जाएंगे। मतलब ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 3 to 5 लाख दोनों ओवरीज के अंदर ये डेटा रह जाता है। तो एक्चुअली जो सेकेंडरी ओसाइट बनने के लिए स्टेजेस होती हैं एक प्यूबर्टी एज में 11 to 13 ईयर की एज में, वो ऑलमोस्ट 3 to 5 लाख ही रहते हैं। और उनमें से ऑलमोस्ट पूरे जो लाइफ टाइम होगा फीमेल का, अगर कोई प्रेगनेंसी ना भी हो, बिल्कुल जीरो प्रेगनेंसी के केस में भी, तो ये जो नंबर रह जाएगा वहां पे, नंबर ऑलमोस्ट रह जाएगा 456 और 500। तो आइडियली 456 कह दिया जा रहा है, बट जो लगभग 500 जो एग्स हैं वो डेवलप होते हैं एक फीमेल के लाइफ में, और क्योंकि इतने ही मंथ होंगे इतने ही साइकिल्स होंगे। ठीक है, तो और ये डेवलपमेंट होती है। जब सेक्सुअल मेच्योरिटी आने लगती है, यानी कि जो एडोलेसेंस एज है, उस एज में सेक्सुअल मेच्योरिटी के केस में जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो 2 हार्मोन रिलीज करती है, एफएसएच और एलएच। एग्जैक्टली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है एलएच। तो ये जो हार्मोन्स हुआ करते हैं, ये हार्मोन जो एफएसएच और एलएच है, वो हाइपोथैलेमस से एक दूसरा हार्मोन आएगा जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। तो जीएनआरएच रिलीजिंग फैक्टर है जो एफएसएच और एलएच को एक्टिवेट करेगा। तो एफएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी से आया और जीएनआरएच इट केम फ्रॉम हाइपोथैलेमस, और ये हार्मोन यहां पे आता है। तो एफएसएच और एलएच एक साइक्लिक फिनोमिना की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और दोनों ओवरीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं, बट एट अ टाइम सिंगल ओवरी इन्वॉल्व होगी। दोनों ओवरीज जो है 1 by 1, यानी कि ये कहूं कि 6 महीने ऑल्टरनेट होता है कि एक ओवरी देन दूसरी और देन पहले वाली। तो इस तरह एक साल में एक ओवरी को 6 मौके मिलते हैं एग प्रोड्यूस करने के ड्यूरिंग द साइकिल। तो ओवरीज जो है वो इन हार्मोन्स के अंडर इम्पैक्ट जो है वो एग्स प्रोड्यूस करती हैं, यानी सेकेंडरी oocyte स्टेज रिलीज करती हैं। तो एक नॉन प्रेग्नेंट वुमन के केस में जो नंबर ऑफ एग्स हैं, एक ओवरी 6 एग्स जो है वो प्रोड्यूस करेगी। ओके, तो ये डेटा होता है। हार्मोन इन्वॉल्वमेंट क्या हुआ? जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच। तो बेसिकली एफएसएच और एलएच एंटीरियर पिट्यूटरी से डायरेक्टली ओवरीज को अफेक्ट कर रहे हैं। एफएसएच का काम है फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, और जो एलएच है, एलएच का काम होता है कि जो 28 डेज का साइकिल होगा फीमेल के केस में, यानी कि उसका ओवेरियन साइकिल और पैरेलल में यूट्राइन साइकिल भी उसके चलता है, तो इसको कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के मिड में, यानी कि 14th डे पर एग रिलीज होगा, यानी ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो है एग रिलीज होगा। और कैसे रिलीज होगा? जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वहां पे उसको अफेक्ट कर रहा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करा दे रहा है और एग को ओवरी के सरफेस पे रिलीज कर रहा है, अलोंग विद द मिक्सचर ऑफ सर्टेन अदर हार्मोन्स, जिनको हम एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, तो प्रोगेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हार्मोन रिलीज होता है और ब्लड के साथ मिक्स होके जो एस्ट्रोजन है वो बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है, और जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो यूट्रस की मेंटेनेंस करेगा। तो फर्दर अभी साइकिल आएगा तो दोबारा इस बात पे डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, बट एक इनिशियल इनपुट मैंने आपको दे दिया। तो फीमेल साइकिल जो है ये कंटिन्यूअसली
46 से 52 ईयर्स तक की एज तक कंटिन्यू रहता है और इनको कलेक्टिवली रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली जो मेंस्ट्रुअल वर्ड है वो यूट्राइन साइकिल के लिए यूज हो रहा होता है, बट लेस करेक्टली यू कैन से कि भाई हम इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल ही बोलते हैं और रिप्रोडक्टिव साइकिल है और यहाँ ओवरी और यूट्रस दोनों के अंदर ये मिला जुला के साइकिल कंप्लीट हो रहा है। अब अनलाइक मेल, जैसे कि मेल के केस में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिमेन एक्टिव फॉर द सर्टेन एज। मेल सिस्टम के साथ क्या है कि वो तो लाइफ टाइम, मैंने कहा था कि वो मेंटेन रहेगा और स्पर्म्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, लेकिन फीमेल के केस में ये 46 से 52 ईयर्स तक का एज है और इस वक्त जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम सीज कर जाता है और जो साइकिल है रिप्रोडक्टिव साइकिल वो कंप्लीट मतलब अब ये साइकिल नहीं होगा, यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करेगा। ठीक है, एग्जैक्टली इस कंडीशन को मेनोपॉज कहा जा रहा है और मेनोपॉज के बाद रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो है वो सीज कर जाती है। ठीक है, अब क्या है कि ड्यूरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ओवरी के अंदर, वो हार्मोन एस्ट्रोजन होते हैं और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। एग्जैक्टली कहा यह जाए तो एस्ट्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ फेमिनाइन हार्मोन। ठीक है, एग्जैक्टली वो फेमिनाइन हार्मोन का ग्रुप है, तो अकेला एक हार्मोन नहीं है, एस्ट्रोजन के कई सारे जो है वो यहाँ पे ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन हो जाएगा। Exactly this hormone cause the maintenance and development of feminine secondary reproductive characters या secondary sexual characters, और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यूटराइन साइकिल को मेंटेन करेगा। और जैसे कि एक शॉर्ट में मैं ये बात बता दूं, साइकिल जो है दोनों ही ओवेरियन साइकिल हो या यूटराइन साइकिल हो पैरेलल चलते हैं और कलेक्टिवली रिप्रोडक्टिव साइकिल इनको कहा जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल बोला जाता है कलेक्टिवली, और ये एक दूसरे के पैरेलल चल रहे होते हैं, साइमल्टेनियस चल रहे होते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये 28 डेज के हैं। जो फीमेल साइकिल है, जो ओवेरियन साइकिल है, उसमें सबसे पहला फेज फॉलिकुलर फेज होता है, दूसरा फेज ओव्यूलेटरी फेज होता है और तीसरा ल्यूटियल फेज होता है। एग्जैक्टली फर्स्ट फेज फॉलिकुलर एफएसएच के अंडर, ओव्यूलेशन एलएच के अंडर, और ल्यूटियल फेज जो है वो प्रोड्यूस करेगा प्रोजेस्टेरॉन। ये एक तरह से एंडोक्राइन फेज है। इसके बाद जो बात कही जाए वो ये है कि जो यूट्रस है उसके अंदर भी 3 फेजेस हैं, नेक्रोसिस फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज। तो इनके बारे में डिटेल जो एक साइकिल है, जो पूरा साइक्लिक जो चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, दीज विल बी डिस्कस्ड इन द लेटर सेक्शन ऑल्सो। तो ये एक मैंने आपको आइडिया दे दिया कि फीमेल सिस्टम जो है वो इस तरह रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंप्लीट कर रहा होता है। फॉलिकुलर फेज की बात करेंगे, कितनी देर का है, ओवुलेटरी फेज की बात करेंगे, हार्मोन्स के बारे में, जैसे कि एस्ट्रोजन मैंने लिखा, तो एस्ट्रोजन के भी यहाँ पे कुछ टाइप्स पर्टिकुलर होते हैं, तो उस पर भी बात अभी होने वाली है। ओके, तो एग्जैक्टली जो नेक्स्ट आइडिया हमारा है वो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को फ्रंट व्यू सेक्शन में भी डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो फ्रंट व्यू में आप कैसा देख रहे हैं इसको, एक पियर शेप्ड ऑर्गन है यहाँ पे, जिसके दोनों तरफ ये फलोपियन ट्यूब है, पियर शेप्ड ऑर्गन। दिस इज यूट्रस, ये यूट्रस है। यूट्रस में टॉप के ऊपर फंडस देख रहे हैं और जो नीचे इसका नेक दिख रहा है, दिस इज सर्विक्स, और जो सेंटर वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज यूट्राइन बॉडी। तो द एरिया विच इज ज्वाइनिंग विद द फलोपियन ट्यूब उसको यूट्राइन एस्थमस कहते हैं, और फलोपियन ट्यूब का वो एरिया, ये जो ट्यूब है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इनका वो एरिया जो कि यूट्रस के कांटेक्ट में है, दैट इज कॉल्ड एज फलोपियन एस्थमस, एज वेल एज अनदर लॉन्गर पार्ट इज द एम्पुला, एंड जो ब्रॉडर पार्ट है लास्ट में, ये मैंने सेक्शन कट अंदर कट करके दिखाया है, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स आप देख सकते हो उसके अंदर, और जो दिस वाइडर पार्ट इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल, एक्चुअली इनफंडिबुलम, और उसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दीज प्रोजेक्शंस होल्ड द ओवरी, लाइक ये इस तरह से होल्ड करके रखती है। तो नीचे नेक्स्ट जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये है
वजाइनल कैनाल जो जस्ट स्टार्ट कर रही है यूटेराइन सर्विकल वाले पार्ट से, सर्विक्स से। तो एग्जैक्टली जो डायमेंशंस में अगर आपको शो करूं तो यूट्रस की जो लेंथ है करीब 7 सेंटीमीटर जो फंडस से और सर्विक्स के कैप तक बिल्कुल है, तो इट इज ऑलमोस्ट 7 सेंटीमीटर। और जो विड्थ है, विड्थ करीब 4 to 5 सेंटीमीटर होगी, और जो थिकनेस है इसका, वॉल का थिकनेस करीब 3 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अब एक चीज देख रहे हैं, मैंने यूट्रस को यहाँ पे पूरा सेक्शन कट करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे पूरा सेक्शन कट करके हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, और ये आप देख पा रहे हैं इसमें जो लेयर्स हैं हमारी वो 3 हैं। सबसे अंदर वाला ये लेयर, इसमें फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस आप देख पा रहे हैं, दिस इज एंडोमेट्रियम। और जो बीच में ये टिश्यू दिख रहा है, थिकर लेयर, ये मस्कुलर लेयर है, एग्जैक्टली स्मूथ मसल्स का लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज मायोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट, देन मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाली जो लेयर देख रहे हैं इट इज ये पेरीमेट्रियम है। तो एग्जैक्टली क्या कहेंगे, यूट्रस इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम, मिडल वाला मायोमेट्रियम, और इनर वाला एंडोमेट्रियम। तो यहां थोड़ी सी बात मैं ये बता दूं कि जब यूट्रस, देखिए यूट्रस का काम है प्रेगनेंसी को कैरी करना। अंदर आप ये फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, ये फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस जो हैं वो फर्दर प्लेसेंटा फॉर्म करेंगे। इसी के अंदर जो विलाई हैं, जो विलाई है फीटस के सरफेस पे, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कोरियन जो है वो विलाई बनाएगा। कोरियोनिक विलाई यूट्रस में इस तरह फंस जाते हैं और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। तो एग्जैक्टली जो एंडोमेट्रियम है वो प्लेसेंटा बनाएगा, और इनिशियल फेज में यही वो स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो को होल्ड करने में, ब्लास्टोसिस्ट को होल्ड करने के लिए हेल्प करती है। बीच में जो मायोमेट्रियम है वो स्मूथ मसल्स हैं, और ये जब बर्थ होगा, यूट्रस देखिए बहुत स्ट्रेचेबल ऑर्गन है और बहुत मैक्सिमम स्ट्रेच के लिए इसको जाना जाता है। दूसरी बात यह कि जब बर्थ होती है तो उस वक्त एक हार्मोन आता है ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन पिट्यूटरी से ही आएगा, और ये इन जो मसल्स हैं इनको क्या करेगा, इनको कॉन्ट्रैक्शन देता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, और इससे लेबर पेन क्रिएट होगा। तो ये मसल्स हैं, और बाहर का जो लेयर है, फाइब्रस लेयर है, ये पेरीमेट्रियम है। तो देयर आर 3 लेयर्स, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो यूट्राइन वॉल के 3 लेयर्स होते हैं, और जो एंडोमेट्रियम है दैट अंडरगोज साइक्लिक चेंज, उसी के अंदर साइक्लिक चेंज भी होता है। और ये जो साइक्लिक चेंज हो रहे होते हैं ये एक हार्मोन के अंडर कंट्रोल हो रहे होते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन। तो प्रोजेस्ट्रॉन मैंने बताया कहां से आता है, इट कम्स फ्रॉम यूट्रस के अंदर एक ऑर्गन डेवलप होगा एंडोक्राइन, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। तो वहां से ये प्रोजेस्ट्रॉन आ रहा होता है। तो कहानी ये है कि प्रोजेस्ट्रॉन आएगा कॉर्पस ल्यूटियम से, और यूट्राइन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। यही प्रोजेस्ट्रॉन है जो इस यूट्राइन एंडोमेट्रियम के लिए लगातार एक इंडक्शन दे रहा है कि भाई आप मेंटेन रहो। जैसे ही वो प्रोजेस्ट्रॉन गायब होता है एंडोमेट्रियम भी ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होकर के ये बॉडी से शेड ऑफ होती है। तो जो यूट्राइन साइकिल होता है उस वक्त में वो साइकिल का जो पहला फेज, जो मैंने आपको बताया कि भी नेक्रोसिस फेज जिसको कह रहे हैं, 3 to 5 डेज चलेगा। एग्जैक्टली मैंने वहां पे टाइमिंग नहीं बताई है। तो 3 to 5 डेज चलेगा, और बॉडी से जितना भी ये वेस्कुलर टिश्यू के साथ, ये सब ब्लड के साथ बॉडी से रिमूव होकर के रिलीज हो जाएगा, और जो यूट्रस है वो पूरा वॉश हो जाता है। ठीक है, ये तब होता है जब कोई प्रेगनेंसी कैरी नहीं करनी है, तो एंडोमेट्रियम को, पुरानी एंडोमेट्रियम को हटना होता है, और नई एंडोमेट्रियम वहां पे ग्रो करें, तो उससे पहले ये पुराने वाली हटेगी, नेक्रोसिस फेज इसको बोलेंगे। और प्रोजेस्ट्रॉन के बॉडी में ना रहने पे ऐसा होगा। आगे फर्दर साइकिल अभी आएगा, तो देखो एक एक इनपुट मैं दे रहा हूं आपको, तो ये सारी चीजें आपको बड़ा क्लियरली समझ में आने लगेंगी। तो फिलहाल ये समझिए कि एक पियर, इन्वर्टेड पियर शेप्ड ऑर्गन है। ये पूरा का पूरा यूट्रस है, अपर पार्ट फंडस, साइड में जो ये एस्थमस है, और बीच वाला जो बड़ा पार्ट है दैट इज बॉडी, और नीचे सर्विक्स है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो साइड से ट्यूब्स जुड़े हुए हैं, देखिए मैंने दूसरी तरफ पूरा बनाया नहीं है, तो यहाँ पे जो ड्रॉ किया हुआ है एक ही साइड ड्रॉ किया हुआ है। इसमें आप देखिए कि जो एस्थमस है, आप देख रहे हो एस्थमस जो है वो फैलोपियन ट्यूब का आखिरी हिस्सा है। वो
यूट्रस के इस्थमस से जुड़ा हुआ है। तो इस्थमस यू कैन से जंक्शन है एक तरीके से। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने आपको जो फ्लोपियन ट्यूब है उसको मैंने कट किया है। आप देख रहे हैं ना, कट यहां पे दिख रहा है, ये रेड मार्जिन दिख रहे हैं, ये मैंने इसको कट करके दिखाया है। और अंदर आप देख रहे हो कि जैसे कर्टेन के अंदर फोल्ड होते हैं उस तरह के लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड इसके अंदर है। तो दीज आर फॉर व्हाट, कि जब ओवा जो है, जब ओवम जो है वो यहां पे रिलीज होगा, ओवरी के सरफेस पे रिलीज होता है, जैसे स्किन के ऊपर पिंपल रिलीज होता है ना, वैसे ही जैसे कोई पिंपल स्किन के ऊपर बस्ट हो रहा हो वैसे ही ग्राफियन फॉलिकल ओवरी की सरफेस पे बस्ट होती है। और बस्ट होने के बाद जो ओवा वहां पे रिलीज होता है वो यहां जो फलोपियन ट्यूब का वाइडर पार्ट है, ये फनल जैसा पार्ट है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम में वो खींच लिया जाता है एग्जैक्टली बीच में, ये हॉलो स्पेस है। और इनफंडिबुलम की ओपनिंग को हम ऑस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑस्टियम। तो ऑस्टियम के थ्रू ये जाएगा। अब आप सोचो, मैं बताऊं तो ये मान लिया मेरा हाथ जो है एक ओवरी है, ठीक है, तो यहां पे ये एक ओवरी है और ये फिम्ब्राई जो है उस ओवरी को होल्ड करके रखते हैं। दीज आर लाइक दिस। तो क्या है कि जब ओवा रिलीज होने वाला है, यहां पे ओवा रिलीज होगा सरफेस पे, तो ओवा कहीं भी रिलीज होने वाला है मान लेते हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि जो फिम्ब्री हैं उनके अंदर मूवमेंट शुरू हो जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो मूवमेंट के साथ ये ओवरीज एक तरीके से ओवरी को, जो फिम्ब्री हैं वो सहलाना शुरू करती हैं और ओवम के लिए रिलीज होने का पैसेज ऑलमोस्ट वहां क्रिएट करती हैं कि जो जस्ट बिल्कुल यहां पे ऑस्टिया के नीचे ओवम रिलीज हो आकर के इस तरह से रिलीज हो, ठीक है। तो ये ऑस्टिया हो गया, यहां पे इस तरह रिलीज हो और अंदर धीरे धीरे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है ये ओवा को अपने तरफ रिलीज होने के लिए प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो ये ऊपर यहां पे रिलीज हो जाएगा और ओवा रिलीज होने के बाद जो इनर सरफेस होती है फलोपियन ट्यूब की, वहां पे सीलिया होते हैं एंड दिस सीलियरी मूवमेंट फैसिलिटेट ओवम टू बी पास ऑन टूवर्ड्स द एम्पुलरी जोन, ठीक है। एम्पुला में जाकर के यहां पे ये रुक जाएगा और एम्पुला में भी कहा जाए तो थोड़ा सा ये जो स्थमस की तरफ, तो ऑलमोस्ट स्थमस और एम्पुला का जहां जंक्शन होगा, तो बेसिकली मैं कहूं कि एम्पुला में ही है, तो एम्पुला वाले एरिया में जाके ओवम जो है वो स्टे कर जाएगा। एंड एग्जैक्टली जो यूट्राइन साइकिल होता है और ओवेरियन साइकिल होता है, बेसिकली ओवेरियन साइकिल की बात करूं, ये 28 डेज का है। तो साइकिल के मिड में यानी कि 14th डे पर ओवा रिलीज हो गया। ओवम रिलीज होने के बाद में ये वेट करेगा ऑलमोस्ट नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए, ठीक है। वैसे तो एक्टिव टाइम जो है 24 आवर बेसिकली रहेगा, बट इट मे स्टे देयर फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। तो इसीलिए 14 डे से 17th डे तक अगर कोई इंटरकॉर्स एग्जिस्ट हो रहा है, स्पर्म अवेलेबल है, तो उस वक्त जो है प्रेगनेंसी के चांसेस रहेंगे। तो एग्जैक्टली ये कहा जाए कि कोई भी प्रेगनेंसी के चांसेस साइकिल के मिड में होते, ठीक है। तो ये जो है मिड में होते हैं और बाकी का टाइम जो है अगर इंटरकॉर्स रहता है तो उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस ऑलमोस्ट जो है वो नेग्लिजिबल है। तो ये फलोपियन ट्यूब के अंदर स्थमस के और एम्पुला के जंक्शन के पास ये जो ओवम है, बेसिकली ये ओवम को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी oocyte स्टेज होती है। तो अभी डिस्कस करेंगे कि भी सेकेंडरी oocyte क्या है, तो बताएंगे। तो ये सेकेंडरी oocyte यहाँ वेट करती है और स्पर्म्स जो है वो वेजाइनल पार्ट पे रिसीव होते हैं और यहाँ से असेंड करते हुए, मूव करते हुए पहुंच जाते हैं बिल्कुल स्थमस के अंदर। एग्जैक्टली बात आपको समझ आ गई है। तो ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ आप देखते हो कि जो ये वेजाइनल पार्ट है इट ओपन्स इनटू द वेस्टिबुलर एरिया और यहाँ पे जो मैं इनर फोल्ड आपको फ्रंट व्यू से शो कर रहा हूँ कि भी ये माइनर फोल्ड है, लेबिया माइनोरा है और जो बीच में वेस्टिब्यूल एरिया है और लेबिया मेजोरा बाहर वाला फोल्ड है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉम द फ्रंट व्यू ये बता चुका हूँ। ओवेरियन साइकिल के बारे में एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ पे डिटेल किया है, तो लेफ्ट ओवरी, यहाँ पे ओवरी के अंदर ब्लड का सप्लाई भी शो किया हुआ है कि भाई जो है आर्टरी और वेन जो है वो ब्लड को वापस बाहर ले जाती है और आर्टरीज जो है दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स द ओवरी।
और यहाँ फेम्ब्राई एंड ऑल डिटेल्स जो मैंने आपको बताया यहाँ पे दिख रहा है आपको। देन वेरिएंट साइकिल का बता ही चुका हूँ कि भाई ये अंडर इम्पैक्ट ऑफ FSH और LH चलते और 28 डेज का वेरिएंट साइकिल होता है। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर रह जाती है जो डिस्कस करने वाला है। हाँ, तो यहाँ एक मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। तो मेमोरी ग्लैंड्स आर ऑल्सो एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो है क्या कि इनका डायरेक्ट रोल भले ही ना हो लेकिन इनडायरेक्ट रोल है। बर्थ के बाद जो है फीचर्स को फीड कराने में इनका रोल है। अगर फीड नहीं रहेगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। पोस्टनेटल केयर में इसका बड़ा रोल है। तो हर एक जो मेमोरी ग्लैंड है वो एग्जैक्टली उसके अंदर 16 to 20 लोब्स होते हैं, है ना। एंड ईच लोब इज मेमोरी लोब बेसिकली। तो ईच लोब इज मेड अप ऑफ लोब्यूल्स। तो हियर यू कैन सी जो बंच ऑफ ग्रेप जैसा दिख रहा है, तो हर एक जो एल्वियोलस है, जो ग्रेप जैसा बंच है, दैट इज मेमोरी एल्वियोलस। तो लोब्यूल कह सकते हैं आप इसको। लोब्यूल से बने लोब। तो लोब का नंबर कितना है? लोब का नंबर 16 से 20 लोब्स है। अब हर एक लोब के अंदर से एक लेक्टिफेरस डक्ट एराइज हो रहा है और बीच में थोड़ा स्वेलन है, उसको एम्पुलरी जोन बोलेंगे, एम्पुला बोलेंगे। यहां मैंने जो मेमोरी ग्लैंड दिखाया उसमें जस्ट मैंने 2 लोब्यूल्स शो किए। अगर ज्यादा बनाएंगे वो फिर आपको क्लियर नहीं होगा। बाहर की तरफ स्किन है, दिख रहा है, और स्किन के जस्ट नीचे यहां पे आपको ये एडिपोज टिश्यू या फैट दिखाई दे रही है। फैट यहां पे इकट्ठा है, ठीक है। और ये जो डक्ट है ना, ये डक्ट ऊपर लेक्टिफेरस डक्ट है, ये ऊपर निपल तक कंटिन्यू करता है। तो एग्जैक्टली मैं ये कहूं कि निपल के टिप पे कितनी सारी ओपनिंग खोलेंगी, तो जो टोटल ओपनिंग्स वहां पे ओपन होती हैं वो 18-20 ओपनिंग्स ही होती हैं, जितने लॉब्यूल्स हैं वही। और अब बेस में ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, डॉट जो यहाँ पे कट है, एक्चुअली जब साइड से सेक्शन कट कर रहे हैं तो दीज आर द रिब्स। तो फीमेल जो बॉडी है वहाँ थोरेसिक जोन से कट लिया हुआ है, तो यहाँ रिब्स साइड में देख रहे हैं, रिब्स के ऊपर ही ये सिचुएटेड लोकेटेड होते हैं। तो इस तरह जो ये पूरी जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। एग्जैक्टली जो मेमोरी ग्लैंड का जो निपल एरिया है उसके चारों तरफ एक डार्क एरिया दिखाई देगा, तो दैट एरिया इज कॉल्ड एज एरियोला। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? एरियोला बोलेंगे। और यू कैन से इट मे बी अ विजुअल स्टिमुलस फॉर द यंग वन। तो यंग वन जो है वो लोकेट कर ले मदर के फूड सोर्स को, इसलिए शायद ये होता है। और अब बात करता हूं कि जो मेमोरी ग्लैंड है ये किस किस तरह के हार्मोन्स के अंडर इम्पैक्ट काम कर रहे होते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन्स के इम्पैक्ट काम करते हैं, लेट अस सी। तो यहाँ पे सबसे पहले एस्ट्रोजन हार्मोन है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के दौरान ओवरीज को मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप कराएगा। देन प्रोजेस्ट्रॉन है। एग्जैक्टली जब प्रेगनेंसी शुरू होती है तो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का असर भी मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलपमेंट के लिए, लॉब्यूल्स, मेमोरी लॉब्यूल्स को और लोब्स को मिल्क प्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए तैयार करेगा। तो एक तरह से ये स्वेलिंग यहाँ पे शुरू होगा। देन एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन। तो बर्थ के 24 घंटे के ड्यूरेशन में, मतलब ड्यूरिंग द बर्थ जो 24 आवर का ड्यूरेशन है इनिशिएशन में, ये लास्ट के जो 24 घंटे तब ये प्रोलैक्टिन रिलीज होगा। प्रोलैक्टिन मिल्क के प्रोडक्शन को इनिशिएट करेगा। एंड देन ऑक्सीटोसिन। तो मैंने कहा था कि ऑक्सीटोसिन बेसिकली स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने वाला हार्मोन है। तो लेबर पेन तो क्रिएट कर ही रहा है, साथ ही साथ ये कई और चीजें भी कर रहा है। एग्जैक्टली फीमेल बॉडी में जब जिस तरह मेल बॉडी में ऑर्गेज्म हो रहा है, सीमेन रिलीज हो रहा है, उसी तरह जब फीमेल बॉडी में ऑर्गेज्म हो रहा है तो पूरे सिस्टम में कंट्रैक्शन का वेव क्रिएट होगा ताकि स्पर्म्स को स्क्वीज करके ऊपर ज्यादा से ज्यादा पुल अप किया जा सके। तो उस केस में जो ऑक्सीटोसिन है वहां पे भी रोल प्ले कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन में। द होल सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स। तो यहाँ यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हुआ। और मैं बता रहा था आपको कि उसमें जो है, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे यूट्रस में, उनको लेबर पेन कहा जा रहा है, पेन क्रिएट कर रहा है बर्थ के टाइम पे। और यहाँ इवन मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर भी मिल्क के इजेक्शन में, तो इट कॉज जो ऑक्सीटोसिन है ये इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए रोल प्ले करेगा। प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन ऑफ
मिल्क के लिए करेगा, प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इनिशियल डेवलपमेंट, एस्ट्रोजन शुरुआती डेवलपमेंट एडोलेसेंस एज में। और एक चीज है, एक टर्म यूज करते एग्जाम में बड़ा पूछा गया भाई, पूछा जाता है यहाँ पे फर्स्ट मिल्क के बारे में, है ना। तो जो फर्स्ट मिल्क है उसको क्या बोलेंगे, कोलोस्ट्रम बोलेंगे। व्हाट इज कोलोस्ट्रम? तो कोलोस्ट्रम जो है इट इज द फर्स्ट येलो कलर्ड मिल्क, और ये बड़ा यूजफुल रहता है इन्फेंट के लिए कोलोस्ट्रम। और इसमें क्या स्पेशल बात है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। एग्जैक्टली इट कंटेन IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A, एक सर्टेन एंटीबॉडी होती है, ये बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने का काम करेगी, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट मिल्क जो है कोलोस्ट्रम। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल डिटेल है, फंक्शनल डिटेल है, यू कैन से दिस वाज द फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द सिस्टम। तो ये यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी अगला जो सेक्शन आता है भाई, जो हमारे जो ऑर्गन है फीमेल सिस्टम के अंदर, वो है ओवरी, है ना। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है। ओवरी को बड़ा समराइज हुए में एक बार मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूं तो एग्जैक्टली साइकिल तो होता ही है यहाँ पे, ओवेरियन साइकिल होता है, लेकिन ओवरी का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए बताऊं तो ओवरी जो है ऑलमोस्ट 3 to 5 सेंटीमीटर, इट इज होमोलोगस टू ना टेस्टीज ऑफ मेल। तो इसका जो विड्थ है 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ है, और 3 to 5 सेंटीमीटर जो है ये लेंथ है। एग्जैक्टली यू कैन से कि आमंड शेप है ऑलमोस्ट, है ना, जिस तरह से आमंड का या बादाम का जो शेप होती है वैसी कुछ आप कह सकते हो। सप्लाईज यहाँ देख रहे हैं, ओवेरियन आर्टरी, ओवेरियन वेन आपको दिख रहा है, और बाकी मैं सेक्शन देख रहा हूं तो सेक्शन में जो इनर सारा पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो होता है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं, और स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, आउटर इज कॉर्टेक्स, इनर इज मेड्यूला। ये बड़ी सिंपल बात है, कोई भी जो ऑर्गन्स होते हैं अक्सर ये इसी तरह डिवाइड होते हैं बॉडी के। तो स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा के अंदर जो सेल्स होती हैं, बेसिकली 2 तरह की सेल्स आप देख पाओगे। एक तो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, सपोर्टिंग सेल्स हैं जो हार्मोन वगैरह भी बाद में रिलीज करते हैं, और ये जो है दूसरी चीज है डेवलपिंग ओवा। तो डेवलपिंग ओवा की स्टेजेस जो oocytes हैं वो यहां पे आपको मिलती हैं। ज्यादातर जो डेवलपिंग स्टेजेस हैं, जो डेवलपिंग जो ओवा हैं, और उनके साथ जो फॉलिकल फॉर्म होगा वो कॉर्टेक्स वाले एरिया में होगा, ठीक है। तो और दूसरी तरफ एक और बात बता दूं, यहां पे 1 पेयर जो ओवरीज हैं ये एब्डोमिनल वॉल के साथ, फीमेल के एब्डोमिनल वॉल के साथ एक लिगामेंट की हेल्प से अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मीजोवेरियम लिगामेंट। तो ये कहूं तो ये इंपॉर्टेंट बात है, मीजोवेरियम लिगामेंट के साथ अटैच होते हैं। ओके, समझ आ गया। तो अभी क्या है कि हम यहाँ पे जो ओवरी है उसका एक पूरा सेक्शन देख रहे हैं ओवरी के अंदर, और मैं ये देख रहा हूं कि इसमें मैंने डेवलपिंग स्टेजेस को शो किया है। चारों तरफ आप ये जो देख रहे हो, जहां मैं भी ये मार्क कर रहा हूं, ये सारा एरिया, इसको हम कहते हैं कि ये जर्मिनल एपिथीलियम है, ठीक है। असल में जब एम्ब्रियोनिक फेज होता है तो इसी जर्मिनल एपिथीलियम से डेवलपिंग ओवा बन रहे होते हैं। ओके, तो डेवलपिंग ओवा जो है, जैसे मैं कहूं कि FSH यहाँ पे डे 1 अगर मैं साइकिल का कहूंगा तो FSH आएगा, और एक फॉलिकल जो है वो यहाँ पे इनिशिएट हो जाएगी, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, सेंटर में उसके डेवलपिंग ओवम में, और चारों तरफ जो सेल्स हैं वो ग्रेन्युलोसा सेल इसको घेर ले रही हैं, लेयर थिक हो रही है, और अब हम इसको प्राइमरी फॉलिकल कह रहे हैं। फिर देख रहे हो उसमें कैविटी बन गई है, एंट्रम बन गया है, और अब हम इसको वेसिकुलर फॉलिकल कह रहे हैं। अंदर सेंटर में यहाँ पे ये एक ओवम है, डेवलपिंग ओवम, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद ये डेवलप होते हुए पूरी स्ट्रक्चर वेसिकल एंट्रम बड़ी हो जाती है, और नाउ वी कॉल इट ग्राफियन फॉलिकल। ऑलमोस्ट 12th डे के ऊपर जो ग्राफियन फॉलिकल है दैट बिकम डेवलप्ड, और अब इस वक्त एक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये अब इस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करा देगा, यही कहलाता है ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन के बाद जो रिमेनिंग वेस्ट है यहाँ पे जो क्लॉट है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। तो डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम है, और ये डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम
अल्टीमेटली फिनिश हो जाएगा। तो क्या हुआ है, ये हुआ है, देयर वॉज FSH डे 1, डे 12 पे LH आया और LH ने आकर के ओवरी के अंदर इस ग्रेफिन फॉलिकल को रप्चर करा दिया है। रप्चर हुआ 14th डे पर, और ये जो 14th डे हुआ, इस वक्त हम कह रहे हैं कि ये ओव्यूलेशन हो गया, ओवर रिलीज हो गया यहाँ पे। इससे बचा हुआ खाली जो खोल है वो येलो कलर्ड कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे होगा। कॉर्पस ल्यूटियम एंडोक्राइन ग्लैंड होगा, और आप ये मानिए 14th डे पे ये बनना शुरू हुआ, 20th डे पर ये फुल्ली मेच्योर हो गया है। 20th डे पर आकर फुल्ली मेच्योर है, और मेच्योर होने के बाद अब ये अगले 28वें दिन तक पूरा मेंटेन रहेगा, और इस फेज को, यानी कि जब से डेवलप हुआ 15th डे टू 28th डे, दिस फेज इज कॉल्ड एज ल्यूटियल फेज, और बॉडी में लगातार रिलीज किया जाएगा क्या, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन यहां से ओवरीज को यूट्रस को बेसिकली अफेक्ट करते रहेगा, और आखिरकार जब 28 दिन पूरे हो जाएंगे और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजेनरेट हो जाता है, और इस तरह बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाता है, और लेवल गिरने से उधर इसका इंपैक्ट जो पड़ेगा सीधा यूट्रस पे पड़ेगा। और एक बात ध्यान देने की है, जब तक बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन होता है तब तक नया FSH एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं आएगा। तो इधर जैसे ही ये डाउन गया 28वें दिन पे, उधर FSH रिलीज हुआ, तो नेक्स्ट साइकिल शुरू हो गया, प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनना शुरू हो जाएगी, और फिर वही दोबारा पूरी कहानी रिपीट होगी 28वें दिन तक। लेकिन अगर प्रेगनेंसी शुरू होती है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो अगले 3-4 महीने तक डिजेनरेट अब नहीं होगा, और लगातार प्रोजेस्टेरॉन को बनाए रखेगा जब तक कि प्लेसेंटा की पूरी डेवलपमेंट ना हो जाए। इसका मतलब यह है कि अब यूट्रस के अंदर, यानी प्रेगनेंसी शुरू हो गई है तो यूट्रस के अंदर अब कोई चेंजेस नहीं होंगे, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी अगर शुरू हो गई है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर जाता है। इट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट सिग्नल ऑफ प्रेगनेंसी, बट ये प्रोमिनेंट सिग्नल नहीं है। प्रोमिनेंट सिग्नल है वो टेस्ट जो कि बॉडी के अंदर एक सर्टेन हार्मोन की प्रेजेंस की वजह से होगा। ठीक है, जब प्रेगनेंसी शुरू होती है तो एक हार्मोन बॉडी में बनना शुरू हो जाएगा, दैट इज HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, यानी कि प्लेसेंटा को बनाने के लिए। तो अगर वो हार्मोन टेस्ट में आ गया तब प्रेगनेंसी को पक्का माना जाएगा, अदरवाइज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कोई और कारणों से भी स्टॉप कर सकता है। इसकी वजह स्ट्रेस हो सकती है, फूड का जो इनटेक डिफरेंट काइंड ऑफ हो सकता है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग्जैक्टली कहा जाए तो 2 पार्ट में पढ़ने का होता है, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में और नॉन प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में। तो एग्जैक्टली यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी पूरी कहानी में अब तक, कि FSH और जो प्रोजेस्टेरॉन है ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, विपरीत एक्शन करते हैं, और इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग पिल्स के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये वो पिल्स होंगे जो प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए होते हैं, कंट्रोल करने के लिए होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनको कहा जाता है। ठीक है, तो अभी आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ओवर कर रहे हैं। अगले लेक्चर में नेक्स्ट डिटेल के साथ हम लोग आएंगे। पहले तो ग्रेफिन फॉलिकल पे पूरा का पूरा एक डिटेल देखना है हम लोगों ने, देन साइकिल पे भी बात करना है, और तो एक लेक्चर अभी ऑलमोस्ट इसको पूरा करने में लगेगा। ठीक है, तो पूरा एक बार NCERT से पढ़ के रखिए आप लोग, और जो डिटेल्स हैं, कोई क्वेश्चन है तो मुझे भेजिए ज़रूर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।